नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज कई लेटेस्ट खबर है, राष्ट्रीय स्तर की खबर है। बसपा के 3 नेताओं की घर वापसी होगी और दिल्ली में जीएसटी के लिए जंग छिड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में क्या 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, 4 उप मुख्यमंत्री? ये सारी खबरों को लेकर हम आपके बीच आए हैं। आप बारी बारी से एक एक करके समझिए। सबसे पहले मैं बता दूं, दिल्ली में जीएसटी के लिए जंग छिड़ी हुई है। केजरीवाल सरकार बार बार ये कह रही है केंद्र सरकार से कि जो कोरोना के कार्य में कोरोना का जो उपकरण है कोरोना मरीज के लिए, कम से कम उसके ऊपर तो जीएसटी ना लगाई जाए। कहने का मतलब ये है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो केंद्र सरकार लेती है। तो केजरीवाल सरकार का कहना यह है कि महामारी का दौर है, हम आम जनता के लिए क्या दे रहे हैं, पैसे लेके सामान देते हैं तो कम से कम टैक्स तो छोड़ दे। और केंद्र सरकार टैक्स छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस भी कुछ कम नहीं है। 400 रुपये की वैक्सीन खरीद कर, पंजाब सरकार की बात कर रहा हूँ, 1060 रुपये में बेचे। अगर केंद्र सरकार यहाँ पे धंधा कर रही है, आपदा में अवसर ढूंढ लिया है, खजाने खाली है, तो क्या जनता को आप मार देंगे, लूट लेंगे, जेब काट लेंगे? बहुत सारी समस्याएं हैं और दिल्ली सरकार की बस एक ही मांग है कि कोरोना में लगाए गए जितने भी उपकरण हैं, चाहे वो वैक्सीन हो और रेमडेसिविर इंजेक्शन हो अथवा कोई भी, उसके ऊपर आप जीएसटी ना लें। उधर मैं उत्तर प्रदेश की बात बताऊं, कल योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन था। बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। राजनीतिक विरोध हो सकता है, हर कोई विरोध करता है, परंतु हर कोई उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दिया, परंतु 2 जगह से शुभकामनाएं नहीं आई। देश के प्रधानमंत्री जी हर छोटी बड़ी बात पर ट्वीट करते हैं, परंतु योगी आदित्यनाथ जी के लिए उन्होंने शुभकामनाएं नहीं भेजी। देश के गृह मंत्री जी ने भी शुभकामनाएं नहीं दिया। क्या राजनीति में ईर्ष्या इतनी बड़ी हो जाती है? कहा जाता है कि राजनीति में जब भी मिलो तो मुस्कुरा के मिलो, चाहे पीठ के ऊपर खंजर ही क्यों न भोंकना पड़े। ये राजनीति का मूल वसूल है। महर्षि चाणक्य ने कहा था कि अगर आसमान की बुलंदियों को चूमना है तो पैर के नीचे कौन कुचला जा रहा है, इस पर ध्यान मत दो। और इसी नीति पर कूटनीति चलती है, इसी नीति पर राजनीति चलती है। कौन किसका पैर काट रहा है, कौन किसका टांग खींच रहा है, पता नहीं चलता। लेकिन अब ये दिखने लग गया है, इसको कहते हैं राजनीतिक ओछापन। बहुजन समाज पार्टी भी पुनर्विचार कर रही है, समीक्षा कर रही है कि कौन कौन से नेता को आरोप के आधार पर निकाले गए और इनको वापस क्यों ना लिया जाए। रही बात ये कि आपने देखा कि पिछले दिनों लालजी वर्मा और अचल राजभर जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनके खिलाफ रिपोर्ट थी। परंतु उन लोगों का कहना यह था कि कोरोना काल चल रहा है, हम भी जो है बीमार पड़ गए थे और बहन जी ने हमारा हालचाल भी पूछा और मैं उनके सामने जाकर सफाई देना चाहता हूं, अगर उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया तो मैं किसी अन्य राजनीतिक दल में जाकर शामिल नहीं होऊंगा, बसपा के लिए ही काम करूंगा। मैं आपको एक बता देता हूं, बसपा के पूर्व जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जी काफी दिनों पहले बसपा से निकाले गए थे, परंतु आज तक उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन नहीं किया, बसपा के लिए काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, ऐसे कार्यकर्ता हैं जो निकालने के बावजूद भी बहुजन समाज एवं बहुजन समाज पार्टी के लिए ही काम करते हैं। राजनीतिक ओछापन उनमें नहीं है कि आज यहाँ कल वहाँ। और ऐसे ऐसे जो कार्यकर्ता हैं, जो बहुजन समाज के लिए काम करते हैं, बसपा के कट्टर समर्थक हैं, चाहे वो बसपा से क्यों निकाल दिए गए हों, तो ऐसे नेताओं को, ऐसे कार्यकर्ताओं को बसपा पुनः वापस लेना चाहती है, लेने की तैयारी में है। ऐसे इसका जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी नहीं आया है, लेकिन तमाम कार्यकर्ता और नेताओं में ये बातचीत शुरू हो गई है
कि लालजी वर्मा हो गए, अचल राजभर हो गए, और इधर जो है जयप्रकाश सिंह का जो है काशी राम यात्रा अभी चल रहा है, उन्होंने एक बस बनवाई है, पूरे हर जिले में वो घूमेंगे, बहुजन समाज को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और उनकी इस डिवोशन को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की शीर्ष नेतृत्व यह मजबूर हो गई है कि ऐसे नेताओं को वापस ले लिया जाए और 2022 का जो चुनाव है उसमें इन सबको लगा दिया जाए, जो जितना करेगा उसको उतना जो है फल मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि उनको ईमानदारी से वो जगह दे दी जाए जिस जगह के लायक वो हैं। रही बात ये आरोप भी लगते हैं, आम जनता के आरोप सुनना पड़ता है नेताओं को, और जिन नेताओं के खिलाफ आरोप लगा है वह अपनी सफाई तर्कपूर्ण तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रख दें तो इसके ऊपर समीक्षा की जा सकती है। रही बात ये कि बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन बहुजन समाज में बहुत सारे ऐसे फूफा पैदा हो गए हैं जिनको पूछता कोई है नहीं, रूठते बहुत ज़्यादा हैं। अब कल जो है ट्विटर पे एक हैशटैग चलना शुरू हो गया कि सतीश चंद्र मिश्रा को बाहर करो, चंद्रशेखर को वापस लो। इस तरह के ट्रेंड चलाने से कोई किसी के पार्टी में शामिल हो सकता है? यहाँ प्रश्न यह है, आप किसी को जो है कमियां बताकर, आलोचना करके, गाली दे करके आप उस पार्टी में तो नहीं घुस सकते, भले ही थोड़ा बहुत वोट काट सकते हैं, आपके बातों में आ जाए। बहुत सारे ऐसे नेता हैं बहुजन समाज के अंदर भी और बाकी दलों में भी जिनका एक ही काम होता है केवल जातिवाद करके लोगों को भ्रमित करना और लोगों से वोट हासिल करना। खैर वोट तो इनको मिलता नहीं है, जमानत भी नहीं बचती, परंतु ये करना चाहते हैं। इनके पास ना कोई विजन होता है जनता के लिए, ना कोई कार्य है, ना कोई प्रोजेक्ट है, बस ये जाति धर्म के नाम पे उंगलियां उठाएंगे, ट्विटरबाजी करेंगे, फेसबुक पर डालेंगे और इस तरह से भ्रमित करते हैं आम जनता को, और थोड़ी देर के लिए आम जनता भी भ्रमित हो जाती है। परंतु आज आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी क्या केवल और केवल बहुजन समाज के लिए संविधान लिखा था अथवा पूरी भारत के लिए लिखा था? बिरसा मुंडा ने अपनी जान गंवाई थी भारत के लिए, ना कि किसी जाति के लिए। उधम सिंह ब्रिटिश असेंबली में घुस गए थे अंग्रेजों के खिलाफ, भारत के लिए, किसी जाति के लिए नहीं। फिर ये जो चुटकी भर जो लोग आ गए हैं जो बार बार में जाति धर्म करते रहते हैं, क्या ये भारत के शासन में कभी आ पाएंगे? और इसीलिए 85% बहुजन समाज 85 हिस्सों में बटा हुआ है। इसका मूल कारण यही है कि इनके पास बड़ा विजन नहीं है, बस छोटी छोटी जातियों को जो है इकट्ठा करके, छोटा छोटा विजन है इनके पास, छोटे छोटे इनके पास जो है स्लोगन होते हैं, उस आधार पर ये चाहते हैं कि हम जो है लोगों को गोलबंद कर सकते हैं। राजनीति इस तरह से नहीं होती है। राजनीति बहन जी ने करके दिखाया, 3 बार समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बनी, 1 बार फुल बहुमत से जो है मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की, और फिर इनकी तैयारी है कि अपने पूरे समाज को जोड़कर और जरूरत पड़े तो सर्व समाज का समर्थन लेकर, अन्य राजनीतिक दलों का भी समर्थन लेने की जरूरत पड़े तो ले लेंगे, लेकिन 2022 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में आना है। उधर योगी आदित्यनाथ जी के कैबिनेट में वो सीएम तो हैं ही, लेकिन जैसे खबर आ रही है कि जो उनके केशव प्रसाद मौर्य हैं या दिनेश शर्मा, 2 तो डिप्टी सीएम हैं ही, अब अरविंद कुमार शर्मा को भी डिप्टी सीएम बना दिया जाए, एकाध और बना दिया जाए ताकि ओबीसी और ब्राह्मण वोट को काबू किया जा सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही है कि ब्राह्मण बिल्कुल वहाँ के जो मतदाता है काफ़ी खफा है और अपने आप को दबे कुचले पाए जा रहे हैं, क्योंकि योगी के शासनकाल में एक ही बात समझ में आई कि ये ठाकरों का शासन था, इसमें ब्राह्मणों का कहीं से कोई रोल नहीं था, ऐसा महसूस किया ब्राह्मण मतदाताओं ने। और शीर्ष नेतृत्व वहाँ पे 4 डिप्टी सीएम बनाकर सबको शांत कराना चाहती है, सबको चुप कराना चाहती है। लेकिन पूरी यूपी जो है यह सोच बैठी है कि शासन को हमें पलटना है, सत्ता को पलटना है, चेहरे को पलटना है। तो बहन मायावती जी के लिए बहुत अच्छा मौका है, बड़ा मौका है कि अपने समाज को जोड़ते हुए आगे बढ़ा जाए और 2022 में बसपा के शासन को पुनः स्थापित किया जाए। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।